नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की में। साथियों, बातें कानून में आज हम लोग बात करने वाले हैं एआईबी जो 19 का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर 2024 के, उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इसमें हम सारे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व कराएंगे, बट कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्प्यूटेड थे तो उनको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, उसको आप खुद से थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। बाकी लगभग हम क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व इसमें, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं और कौन सा क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है या किसका आंसर जो है डिस्प्यूटेड है उसको हम आपको बता देंगे, तो उसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर आपको बताते हुए बढ़ेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन करवाने नहीं तो वीडियो बहुत जो है बड़ा हो जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि अब टाइम कम है तो आपको फास्ट रिवीजन करना है थोड़ा सा। तो हम लोग बात कर, देखिए हम लोग इस पीडीएफ को जो है इंग्लिश में जो है क्वेश्चंस वो ऐड किए, बट हम आपको क्वेश्चन का मतलब हिंदी में बताते हुए चलेंगे। अगर आप कहेंगे कि आपको हिंदी का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो हम आपको हिंदी का पीडीएफ हम उसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, या तो नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर कर देंगे, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो एक हमारा व्हाट्सअप चैनल है, उसको हम शेयर कर देंगे, तो आप उसके माध्यम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस मैंडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, यानी कि डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की बात किस सेक्शन में की गई है बीएनएसएस के, तो सेक्शन 37 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस इंट्रोड्यूस प्रोविजन ऑफ आइडेंटिफाइंग अटैचिंग एंड फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर लोकेटेड आउट इंडिया, यानी कि जो कोई भी भगोड़े अपराधी हैं उनकी प्रॉपर्टी को जो कि इंडिया से बाहर चले गए उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए आदेश जो पारित किया जाता है वो किस सेक्शन के तहत किया जाता है, सेक्शन 86 के तहत बीएनएसएस के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन एडजॉर्नमेंट ऑफ द ट्रायल्स इंश्योर एक्सपेंडिशियस रेजोल्यूशन ऑफ द केसेस, यानी कि बीएनएसएस की कौन सी धारा मामलों के शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे के स्थगन पर प्रतिबंध लगाती है, यानी कि शीघ्र निपटारा करना है तो उसको स्थगित न किया जाए, तो इसके बारे में बात की गई। सेक्शन कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 346 यानी 346 में बात की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूट इज पेंडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए बट वन पार्टी मीरा रिक्वेस्ट द इट्स ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बी क्लेमिंग दैट द जज ऑफ कोर्ट ए इज बायस्ड, the opposite party Rabi object standing that the request is biasless, मतलब कि baseless, who has authority to decide whether the suit can be transferred, यानी कि न्यायालय ए में कोई मुकदमा लंबित है, उसमें उसकी एक पक्षकार मीरा है जो कि उस बात करते हैं कि जो मुकदमा है उनका न्यायालय से न्यायालय बी में क्या कर दिया जाए, स्थानांतरित किया जाए। और किस बेस पे उनका रिक्वेस्ट है कि जो न्यायालय ए के जो जज साहब हैं वो क्या है, बायस्ड हैं। तो बट जो उसकी उस अपोजिट पार्टी है बी, वो कहते हैं कि जो ये बायसलेस जो ये क्लेम कर रही है बायसनेस, वो क्या है, बेसलेस है, यानी कि आधार निराधार है, यानी कि एक तरीके से। तो इसको निर्णय कौन करेगा कि कोर्ट बायसलेस है या नहीं है, इसका निर्णय करेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माया फाइल से सूट इन कोर्ट फॉर द रिकवरी ऑफ सम ऑफ मनी, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें माया जो है वो मनी रिकवरी के लिए एक सूट फाइल करती है अपने पड़ोसी के बिहाफ पर। नेहा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग के दौरान रिक्वेस्ट करती हैं दैट द थर्ड पार्टी सीमा, यानी कि जो सीमा है उनको ऐड किया जाए सूट में, एज सीमा इज एलिगली लाइबल फॉर द डेप्ट, यानी कि सीमा भी जो हैं कथित रूप से ऋण के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो इसकी जो पार्टी है माया वो आपत्ति जताती हैं कि जो ये बात कह रही हैं कि सीमा को शामिल किया जाए, इनको मतलब कि शामिल ना किया जाए, कोर्ट से कहते हैं। तो ये कोर्ट के पास किस मतलब सीपीसी की किस प्रोविजन में पावर है किसी पार्टी को ऐड करना या उसको सब्स्टिट्यूट करना, तो ये पावर है ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ द सीपीसी, ठीक है। तो ऑर्डर 1 रूल 10 इसका सही ऑप्शन है। विच सेक्शन ऑफ सीपीसी अलाउज फॉर द अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, यानी कि ओरिजिनल डिग्री की अपील के बारे में प्रोविजन कहाँ है, तो सेक्शन 96 में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है कि अंडर द सीपीसी व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर फाइलिंग अ रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की समय सीमा क्या है, तो 90 दिन, यानी कि अगर सूट फाइल हुआ तो 90 दिन के अंदर आपको रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो आपके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, एक्स पार्टी डिग्री जो है वो फाइल कर दी जाएगी। विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइडेड एग्जेप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट फ्रॉम द अपील
पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट, यानी कि कौन सा सेक्शन है सीपीसी का जो कि राष्ट्रपति और जो है राज्यपाल की पर्सनल अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट करता है। तो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 133 133 ऑफ सीपीसी। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द कोर्ट्स पावर टू ट्रांसफर अ केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट, यानी कि कोर्ट के पास जो व्हाट इज द टर्म यूज, यानी कौन सी टर्म यूज की गई है किसी भी मामले को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए, तो उसके लिए टर्म यूज की गई है ट्रांसफर ऑफ सूट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। अंडर विच विच ऑर्डर ऑफ द सीपीसी प्रोसीजर फॉर समरी सूट इज प्रोवाइडेड, तो ऑर्डर ये आप पढ़ लीजिएगा 37 है शायद, तो ऑर्डर 37 जो है इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। विच सेक्शन मैंडेट स्टेट गवर्नमेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमने आपको पहले बताया था। कुछ क्वेश्चन जो है वो उनके ऑप्शन जो है वो विवादित हैं, तो इसके लिए आप ये देख लीजिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर द इंटर प्लीडर सूट, यानी कि इंटर प्लीडर सूट के बारे में कहाँ बात की गई है? तो वो बात की गई है सेक्शन 88 ऑफ द सीपीसी के सेक्शन 88 में। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट, यानी कि सेक्शन क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सीपीसी कौन सी धारा प्रतिपूरक लागत के भुगतान का प्रावधान करती है? तो वो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 35 ए है। विच वर्ड इज इंसर्टेड इन सेक्शन 22 ऑफ बीएसए, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन सेक्शन 24 ऑफ द एविडेंस एक्ट, यानी कि जो हमारा पुराना एविडेंस एक्ट था, तो बीएसए की धारा 22 में कौन सा शब्द जोड़ा गया है जो कि भारतीय जो हमारा जो साक्ष्य अधिनियम था उसकी धारा 24 में मौजूद नहीं था? तो कौन सा वर्ड जोड़ा गया है? तो कोर्जन। कोर्जन का मतलब क्या होता है? प्रपीड़न, यानी कि उत्पीड़न या प्रपीड़न उसका मतलब होता है, तो ऐड किया गया है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए सही है। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट इज डिस्कस, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में यह कहा गया है कि मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस की किसी भी कारोबार का अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत माना गया है? तो ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 14। सेक्शन 14 अगर आपने बीएसए पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए रजिस्ट्री करता है किसी स्थान पर, कोई मान लीजिए सामान वगैरह, तो अगर वो रजिस्ट्री की स्लिप उसके पास है और वो, तो वो क्या है, ये है कि मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू किया गया है तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जरूर से अगर स्लिप दी गई इसका मतलब वो भेजा गया है, और अगर वो वापस लौट कर नहीं आया है तो प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि वो किसको, उसको जो जिस व्यक्ति के पास भेजा गया है वो उसको क्या कर लिया गया है? रिसीव कर लिया है। ये क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस, सेक्शन 14 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है इन द क्रिमिनल ट्रायल राजेश इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यानी कि किसी क्रिमिनल का ट्रायल में राजेश क्या है? थेफ्ट, यानी कि चोरी का आरोप उसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है। और क्या होता है? ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जांच के दौरान द पुलिस ऑफिसर रिकवर ए स्टोलन लैपटॉप फ्रॉम अ लोकेशन नोन टू फ्रिक्वेंटेड बाय राजेश, यानी कि जांच के दौरान पुलिस को एक लैपटॉप उस स्थान से बरामद करती है जहां राजेश का अक्सर क्या होता है? आना जाना रहता है, अक्सर वहां पर आना जाना रहता है। उसके बाद क्या है? हिज फिंगरप्रिंट्स आर फाउंड ऑन द लैपटॉप, यानी कि उसके फिंगरप्रिंट भी लैपटॉप पर पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार हाउ शुड बी कोर्ट इंटरप्रेट दिस पीस ऑफ एविडेंस, यानी कि इस पीस ऑफ एविडेंस की व्याख्या न्यायालय कैसे करेगी, इसके बारे में बात की गई है। तो इसका ऑप्शन है रिकवर लैपटॉप एंड फिंगरप्रिंट आर क्या है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस है एंड कैन बी कंसिडर अलॉन्ग विथ अदर एविडेंस बट डू नॉट बाय द देमसेल्फ प्रूव गिल्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, यानी कि बरामद लैपटॉप, फिंगरप्रिंट, ये सब क्या है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं जिन्हें अन्य साक्ष्यों के साथ क्या है? माना जा सकता है, लेकिन अपने आप में उचित संदेह से परे अपराध को साबित नहीं करेंगे। कि पूरी तरीके से एकदम राजेश को दोषी है यही 2-3 चीज़ें नहीं बना देती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने के लिए 3-4 चीज़ें उसके लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 वेयर अ डॉक्यूमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड इन द सेवरल पार्ट्स लाइक प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर रिसोर्सेज एज एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्लेरिफाइड, यानी कि
कहा गया जहाँ कोई दस्तावेज के कई भाग, जैसे उसका मुद्रण हो गया, उसकी लिथोग्राफी हो गई, फोटोग्राफी हो गई, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में कंप्यूटर संसाधन में निष्पादित किया जाता है। तो किस तरीके के एविडेंस से लोग माने जाते हैं, तो ये जितनी चीज़ें हैं उसकी डॉक्यूमेंट्स की फोटो, मान लीजिए प्रिंट हुआ है, फोटोग्राफ है, वीडियो है, तो ये सब प्राइमरी एविडेंस है। कैसे एविडेंस है? प्राइमरी एविडेंस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच सेक्शन ऑफ BSA प्रोवाइड दैट नो कोर्ट शैल रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी प्रोड्यूस्ड बिफोर इट। यानी कि क्वेश्चन नंबर BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी भी पत्र व्यवहार को अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा नहीं करें कि जो भी उनके बीच पत्राचार हुआ है, यानी कि प्रेसिडेंट के बीच और मिनिस्टर्स के बीच उनके बीच क्या बातें हुई हैं, वो क्या है, वो उनको आप कोर्ट में नहीं मंगा सकते। ठीक है, कि वो कोर्ट के साथ प्रस्तुत करने के लिए नहीं आ सकते हैं। तो कौन सा BSA का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 165 यानी 165 में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 46 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम व्हेन कैरेक्टर एविडेंस इज रेलेवेंट इन सिविल केसेस। सिविल केसेस में कहा गया है कि चरित्र साक्ष्य कब प्रासंगिक होगा, तो कब होगा? ओनली व्हेन रिलेटेड टू अदर रेलेवेंट फैक्ट, जब वो अदर रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ा हुआ होगा तभी वो रेलेवेंट होगा, अन्यथा वो रेलेवेंट नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन ए सही है। विच सेक्शन ऑफ CPC डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा की बात की गई है, और रेस सब जुडिस की बात कहाँ की गई है? सेक्शन 9 में की गई। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अंडर सेक्शन 146 ऑफ BSA 2023 व्हेन द लीडिंग क्वेश्चन आर परमिसिबल इन द कोर्ट्स प्रोसीडिंग। यानी कि कहा गया है इसमें कि BSA की जो धारा 123 में मतलब BSA की धारा 146 के तहत अदालती कार्यवाही में कब सूचक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? प्रश्न तो लीडिंग क्वेश्चन की बात की गई है, तो कब पूछ सकते हैं? लीडिंग क्वेश्चन आर परमिटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन एंड व्हेन मैटर्स आर इंट्रोडक्टरी अनडिस्प्यूटेड और सफिशिएंटली प्रूव्ड। यानी कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तब आप लीडिंग क्वेश्चन जो है वो है विटनेसेस से पूछ सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक मीडिएशन। यानी कि निम्नलिखित कौन मध्यस्थता की कौन सी विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है? इट इन्वॉल्व, मध्यस्थता की विशेषता क्या है? इट इन्वॉल्व अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु फैसिलिटेट नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टी। यानी कि एक दो पार्टी के अलावा एक कौन सा व्यक्ति होता है? एक मध्यस्थता कराने वाला व्यक्ति होता है, जो कि न्यूट्रल पर्सन होता है और जो दोनों पार्टियों के बीच में क्या करवाता है? वार्तालाप करवाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि अ डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन ABC लिमिटेड एंड XYZ प्राइवेट लिमिटेड रिगार्डिंग ए कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ पार्टीज हैड इंटर्ड इनटू। ठीक है, ABC लिमिटेड कंपनी है और एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, और जो विवाद होता है जिस पर कि दोनों पार्टियों के क्या है? हस्ताक्षर हैं। ठीक है, द एग्रीमेंट इंक्लूड एन आर्बिट्रेशन क्लॉज। यानी कि जो अनुबंध है उसमें एक मध्यस्थता का खंड भी शामिल, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? विच स्टेट दैट एनी डिस्प्यूट शैल बी रिफर्ड टू आर्बिट्रेशन हाउ एवर द पार्टीज फेल टू एग्री ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1906 शुड वुड बी अप्लीकेबल टू द रिजॉल्व द इश्यू ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। यानी कि ABC लिमिटेड और XY प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संविदा हुई है जिसपे दोनों हस्ताक्षर किए हैं, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक क्लॉज है कि अगर इनके बीच भविष्य में कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो क्या करेंगे? मध्यस्थता के माध्यम से उसका निपटारा करेंगे। हालांकि सहमत तो होते हैं ये लोग, बट क्या होते हैं कि किसको ये अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त करेंगे, इसमें दोनों कंपनियां क्या हो जाती हैं? फेल हो जाती हैं। तो इसके बारे में क्या प्रावधान हमारे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में किया गया है? तो इसके लिए क्या है? तो इसका जो सेक्शन 11 है, इसका ऑप्शन सी देखिए, इसमें लिखा हुआ था कोर्ट विल अपॉइंट द आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इफ पार्टीज फेल्स टू एग्री। यानी कि जब पार्टी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में फेल हो जाती है तो कोर्ट जो है इसके सेक्शन 11 के तहत क्या करती है? इनके लिए आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ यूजिंग ADR। यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट
रेजुलेशन का उपयोग करने का मतलब इसमें से कौन सा लाभ नहीं है, ठीक है। इसमें कहा गया इट ऑलवेज रिजल्ट इन बाइंडिंग डिसीजन, है कि हमेशा इसका बाध्यकारी निर्णय नहीं होता है, ठीक है। इसका निर्णय जो हमेशा के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है। किरण एंड मीरा आर इन्वॉल्व इन आर्बिट्रेशन वेयर किरण वाज अवार्डेड 10 लाख एज कंपनसेशन, मीरा रिफ्यूज टू पे द अमाउंटिंग arguing that the award was not enforceable because of certain procedural irregularities in the arbitration process. Kiran decided to approach the court to enforce the arbitral award. Which of the following provision of the Arbitration and Conciliation Act 1996 govern the enforcement of arbitral award? यानी कि जो क्वेश्चन में कहा गया है कि किरण और मीरा किसी मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में शामिल है जिसमें किरण को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाने का उस आर्बिट्रेशन में निर्णय लिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि मीरा तर्क देती हैं कि जो राशि का भुगतान मीरा जो है वो राशि का भुगतान करने से इनकार कर देती हैं। क्यों कर देती हैं? उनका कहना है कि इसमें कुछ अनियमितताएं यानी कि प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ हैं इनमें, ठीक है, इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में। तो और वो चाहती क्या है कि इसको क्या किया जाए, अप्रोच द कोर्ट, यानी कि कोर्ट में अप्रोच करती हैं। तो इसके बारे में प्रोविज़न कहाँ किया गया है, तो ये इसके बारे में प्रोविज़न कहाँ किया गया सेक्शन 36 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में प्रोविज़न किया गया है कि ये क्या कहा गया, अधिनियम की धारा 36 में कहा गया है कि अदालत जब तक ये अदालत उसको क्या कर नहीं देती है, रद्द नहीं कर देती है, ये जो आर्बिट्रेशन का जो निर्णय आया है अगर अदालत उसको रद्द नहीं करती है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका इन्फोर्समेंट जो है वो होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 26। इसमें कहा गया है एज पर द सेक्शन 78 क्लास 2 ऑफ BSA 2023, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 78 क्लास 2 के अनुसार प्रिजम्पशन अबाउट द ऑफिसर साइनिंग और सर्टिफाइंग अ डॉक्यूमेंट इट, यानी कि इसमें कहा गया है क्या है, धारणा क्या है कि जब कोई BSA के किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या उसे प्रमाणित करने वाले अधिकारी के बारे में क्या धारणा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इसमें सही ऑप्शन, जिसमें कहा गया है कि द ऑफिसर हेल्ड दैट द ऑफिशियल कैरेक्टर क्लेम्ड व्हेन साइनिंग और सर्टिफाइंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो ऑफिसर हैं दस्तावेज पर जो हस्ताक्षर अधिकारी के पास दावा दिया गया है वो एक आधिकारिक पद था, यानी कि उसके जो क्लेम है वो उसका आधिकारिक पद के रूप में है, तो वो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 15 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द डाइवोर्स्ड पर्सन मैरी अगेन, यानी कि इसमें कहा गया है कि जैसे सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर जब कहा गया कि जब डाइवोर्स हो जाता है तो उसके कितने समय बाद कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, दूसरा विवाह कर सकता है, तो मैरी इमीडिएटली देयर आफ्टर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट एज मैटर राइट, यानी कि आधिकारिक तौर पर अदालत की अनुमति के बिना तुरंत बाद शादी वो कर सकता है। जैसे उसका डाइवोर्स हो गया, डिग्री पारित हो गई, वो तुरंत क्या कर सकता है, मैरी कर सकता है, सेक्शन 15 में प्रोविजन किया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें कहा गया है कि आरती एंड राजेश हैव बीन मैरिड फॉर 5 ईयर, यानी कि 5 साल से हो चुके हैं राजेश और आरती की शादी के। इस दौरान क्या होता है, ओवर टाइम आरती हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस क्रूअल्टी बाय राजेश, यानी कि राजेश द्वारा आरती पर लगातार अत्याचार किया जाता रहा है। विच हैज़ लेड टू इमोशनल एंड मेंटल डिस्ट्रेस, जिससे वह भावात्मक और मानसिक परेशान होती रही है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि क्या कहा गया है कि अंडर सेक्शन 13 क्लास 1A आइए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए के तहत क्रूरता के आधार पर आरती क्या करती है, तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने का फैसला करती है। जिसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो इसमें ग्राउंड क्या है, आरती कैन सीक डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूअल्टी एज लॉन्ग सी प्रूव मेंटल और फिजिकल, यानी कि आरती को क्रूरता के आधार पर तभी तलाक मांग सकती है जब वो मानसिक और शारीरिक क्रूरता क्या कर दे, साबित कर दे, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 में क्या है, ऑन मैटर वेयर दया भागा इज साइलेंट
व्हाट प्रिवेल, जहाँ पर दया भागा क्या है, साइलेंट है, यानी कि शांत है, वहाँ पर क्या प्रिवेल करेगा, तो वहाँ पर मिताक्षरा प्रिवेल करेगा। ठीक है, जिन मामलों पर, जिन मुद्दों पर दया भागा साइलेंट है, वहाँ पे मिताक्षरा जो है वो प्रिवेल करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, निशा एंड आकाश आर सेपरेटेड, यानी कि निशा और आकाश अलग हो चुके हैं। ठीक है, एंड दे बोथ सीक कस्टडी ऑफ दियर माइनर चाइल्ड, और वे दोनों चाइल्ड आरव, यानी कि और दोनों अपने नाबालिग बच्चे आरव की कस्टडी चाहते हैं, यानी कि दोनों लोग चाहते हैं कस्टडी। निशा हैज़ बीन प्राइमरी केयर गिवर, निशा मुख्य देखभाल करता रही है उस बच्चे की। ठीक है, वाइल आकाश क्लेम दैट कैन प्रोवाइड बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर द आरव, यानी कि और जो आकाश हैं वो कहते हैं कि मैंने उसको बेहतर वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकता हूँ, यानी कि उनका कहना है कि देखिए निशा तो मान लो प्राइमरी उसकी देखभाल करता रही है, और आकाश इस बेस पे कस्टडी मांग रहे हैं कि मैं तो इसको मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसको दे सकता हूँ। दे बोथ अप्रोच, मतलब दोनों लोग कोर्ट में क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं अंडर द गार्जियन एंड वर्ड्स एक्ट 1890, यानी कि संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम 1890 के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल द कोर्ट प्राइमरली कंसिडर इन द डिटरमाइनिंग द कस्टडी ऑफ आरओ, यानी कि आरओ की कस्टडी के लिए क्या कोर्ट जो है वो डिटरमाइन करेगी। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, द वेलफेयर ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जो चाइल्ड का जो सर्वोत्तम हित होगा बच्चे के कल्याण का, वही कोर्ट क्या है वो डिसाइड करेगी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें है, इसमें क्या है, देखिए ये स्पोकन वर्ड्स तो पहले का ए सही है, सुन्नत, स्पोकन वर्ड को सुन्नत उल क्या बोलते हैं, स्पोकन वर्ड सुन्नत उल, ये हो गया फर्स्ट का, ये पहला वाला सही हो गया। ठीक है, इसके बाद दीपिका वर्सेस सीएटी, ये कौन सा है, तो इसका है 4 नंबर, एटिपिकल रिलेशनशिप के बारे में इस केस में बात की गई, दीपिका वर्सेस केट के बारे में, तो बी का 4। साइलेंस, सी नंबर, जो साइलेंस है, साइलेंस का कहाँ पर है, तो साइलेंस को सुन्नत अल तकवीर ये कहते हैं, इसको आप मिला लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसको हम लोग ज़्यादा देर टाइम नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 32, विच सेक्शन डिस्कस विथ रिगार्ड टू सपिंड रिलेशनशिप, तो सपिंड रिलेशनशिप की बात कहाँ की गई है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो बात की गई सेक्शन कौन से, सेक्शन 3F के क्लॉज 1 एंड 2 में, और उसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन 3G और 5B में बात की गई है सपिंड रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 33, द रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स गिवन इन सेक्शन इन सेक्शन ऑफ हिंदू में, यानी हिंदू मैरिज के किस सेक्शन में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के बारे में बात की गई, सेक्शन 9 में की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन विच केसेस in which case prison inmate sent a letter to the Supreme Court describing physical torture while become a pioneer in public interest litigation through the court letter abandoned the practice of considering letters, यानी कि ये कौन सा मामला है जिसमें जेल से एक कैदी ने शारीरिक यातना का वर्णन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में पत्र भेजा था, जो जनहित याचिका में अग्रणी बन गया। हालांकि बाद में न्यायालय ने पत्रों पर विचार करने की प्रथा को छोड़ दिया। तो 21 केस में बात की गई, तो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का मामला था। कौन सा केस था, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का मामला था। अगला है प्रश्न हमारा कौन सा है, प्रश्न है 35 में कहा गया है कि इन अर्ली 1980 यानी कि जो है कि 1980 के दशक के शुरुआत में अ सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप, यानी कि एक सोशल जो है सामाजिक कार्यकर्ता ग्रुप समूह ने दिल्ली के पास एक्टिविस्ट डिस्कवर्ड सेवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबरर्स वर्किंग इन स्टोन क्वारीज नियर दिल्ली। द workers including many children were working in the extremely hazardous condition, living makeshift shelters and were effectively trapped in the cycle of death यानी कि डेड
and forced labor. The condition revealed systematic violations of fundamental human rights. The Supreme Court was approached to took into the dire circumstances of the working person there. There and one of the following views of the court sustained इन द इन सेट केस आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देखिए 1980 दशक में शुरुआत में एक सामाजिक कार्यकर्ता समूह जो था वो दिल्ली के आसपास पत्थर की खदानों में कार्य करने वाले जो मजदूर थे उनका गंभीर शोषण का पता लगाया था। कई बच्चों सहित मजदूर जो बेहद खतरनाक परिस्थिति में कार्य कर रहे थे, अस्थायी आश्रम स्थलों में रह रहे थे, वास्तव में कर्ज और जबरन मजबूरी कि उनसे वो क्या क्या उनको पहले कर्ज दिया गया था, फिर उनसे ज़बरदस्ती क्या किया जाए, मजदूरी जो है वो कराई जा रही थी। इस चक्र में फंसे हुए थे। इन परिस्थितियों की मौलिक मानवाधिकारों के सुनियोजन के उल्लंघन का पता चला और काम करने वाले लोगों की भयानक परिस्थिति को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संपर्क किया और उक्त मामले में कोर्ट ने निम्नलिखित विचारों पर कोर्ट ने क्या किया, निम्नलिखित विचारों में से एक माना, जिसमें मतलब कि इसमें मेनली क्या हुआ था कि आर्टिकल 21 का जो है एक तरीके से वायलेशन, पूरी तरीके से व्यक्ति के ह्यूमन लाइफ और डिग्निटी का क्या हो रहा था, वहाँ पे वायलेशन हो रहा था। तो इसके बारे में कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था और फंडामेंटल राइट जो था उसको क्या किया था, इन्फोर्समेंट करने के लिए उन सब चीज़ों को बंद करवाया था। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। इसमें आर्टिकल 21 को रिकॉग्नाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 36 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, इन PIL केसेज द कोर्ट प्लेज अ पैसिव रोल सिमिलर टू द ट्रेडिशनल केसेज, यानी कि पहला है कि जनहित याचिका के मामलों में जो न्यायालय पारंपरिक मामलों के समान ही निष्क्रिय भूमिका निभाता है। दूसरा कथन है कि PIL इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल डिस्प्यूट, ये दूसरा भी गलत है और पहला भी गलत। देखिए जो क्या कहते हैं PILs होती हैं उनमें जो है सिमिलर ट्रेडिशनल केसेस की तरह कोर्ट भूमिका नहीं निभाता है, उसको क्या कहता है, वरीयता देता है। अगर उसको इंटरेस्ट होता है तो उसको जल्दी सुनवाई निपटारा करने की बात करता है और प्राइमरी इंडिविजुअल के नहीं होता है। PIL जो होता है वो सबके एक ग्रुप या ऑफ इंडिविजुअल होता है, उसमें पर्सनल किसी इंडिविजुअल की चर्चा नहीं होती। दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। अगला जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 37, फातिमा अ मुस्लिम वुमेन हैज़ बीन डिस्कवर्ड, नहीं डाइवोर्स्ड है, सॉरी, फातिमा अ मुस्लिम वुमेन हैज़ बीन डाइवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड इमरान, यानी कि जो फातिमा है एक मुस्लिम महिला है जिससे उसके पति इमरान ने तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद कर लिया है। ठीक है, फातिमा इज नाउ सीकिंग मेंटेनेंस फ्रॉम इमरान फॉर हर सेल्फ एंड हर 2 माइनर चाइल्ड, यानी कि जो फातिमा है अपने पति इमरान से अपना और अपने 2 नाबालिग बच्चों के भरण पोषण क्या कर रही हैं, मांग कर रही हैं। इमरान का तर्क है कि फातिमा ये क्या करता है, इमरान आर्ग्यूज दैट फातिमा हैज रीमैरिड एंड देयरफॉर ही नॉट एंटाइटल्ड टू एनी मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ। Which of the following statement is true regarding फातिमा's claim for maintenance, यानी कि देखिए फातिमा जो है वो डाइवोर्स हो चुका है इनका किसके साथ, इमरान के साथ, और ये क्या करते हैं, मेंटेनेंस ही करती हैं, बट इमरान कहता है कि इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया इसलिए ये मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है और कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें फातिमा तलाक के बाद केवल 3 महीने के लिए भरण पोषण के हकदार हैं। फिर अगला है कि फातिमा इज इंटाइटल टू मेंटेनेंस हर सेल्फ ड्यूरिंग हर इद्दत पीरियड फॉर हर चिल्ड्रेन अंटिल दे आर सेल्फ सपोर्टिंग। ठीक है, अगला क्या है, तो फातिमा कैन क्लेम मेंटेनेंस फॉर हर सेल्फ एंड हर चिल्ड्रेन आइडेंटिफाइंग इररेस्पेक्टिव ऑफ हर रीमैरिज चिल्ड्रेन्स एज। फातिमा इज नॉट इंटाइटल टू मेंटेनेंस बिकॉज सी रीमैरिड, यानी कि देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि अगर आपने रीमैरिज कर लिया है तब आप क्या हैं, उसके लिए इंटाइटल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को बेस्ट डिफाइन किया है, तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन बी है, लॉ मेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर पावर गिवन बाय देम, मतलब देम बाय पार्लियामेंट, यानी कि इसमें
जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं उनको एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा उनको पावर जो है वो दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है इन क्वेश्चन नंबर 39, जो कि बात करता है, ये धरोडो कोई गांव है। इन 2020 at Dhorodo village, the panchayat election could not happen due to the COVID pandemic. While the tenure of panchayat was getting over that year itself, Mr. Harivansh represented the people that year at the panchayat post dissolution of the panchayat tenure and made a law exercising the delegated power via the Panchayati Raj Act of the state restricts their economic activities per day per 100 in which of the following case this is allowed और रिस्ट्रिक्टेड। यानी कि ये बात की गई है कि वर्ष 2020 में धरोडो कोई गांव था, उसमें कोविड महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो पाया था, जबकि उसी वर्ष पंचायत का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो चुका। श्री हरिवंश जो थे, उस वर्ष पंचायत कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात पंचायत के लोगों का प्रतिनिधित्व किया और राज्य के पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून बनाया कि आर्थिक गतिविधियों की दैनिक सीमा 100 रुपये ही रहेगी। निम्नलिखित में से किस मामले में इसकी अनुमति दी गई, प्रतिबंधित किया गया था, अनुमति दी गई थी या प्रतिबंधित किया गया था? तो ये मामला कौन सा था? देखिए, ये एक तरीके से कोर्ट का व्यू है, तो इसको आप ऐसे मामला करते हैं। एमसीडी बिरला बना, एमसीडी वर्सेस बिरला कॉटन मिल्स का एक केस था। सेक्शन अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, कौन सा या कौन से प्रशासन कार्य की न्यायिक समीक्षा के लिए आधार नहीं है? तो केवल चौथा, पब्लिक ओपिनियन कोई भी आधार नहीं है। इरेगुलरिटी वगैरह आधार हैं, इरेशनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन कोई आधार नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बात करता है, व्हाट डज कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट रिफर इन द प्रोफेशनल इथिक्स, यानी कि व्यवसायिक नैतिकता के हितों का टकराव क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ऐसी सिचुएशन वेयर पर्सनल इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट विथ प्रोफेशनल ड्यूटी, ऐसी स्थिति जहां व्यक्तिगत हित व्यवसायिक कर्तव्यों से टकराते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एडवोकेट मिस्टर यक्स वाज रिप्रेजेंटिंग अ क्लाइंट, यानी कि मिस्टर यक्स जो हैं क्लाइंट मिस्टर वाई इन अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस, यानी कि जो अधिवक्ता यक्स हैं किसी संपत्ति के विवाद के मामले में मुवक्किल श्री वाई का प्रतिनिधित्व जो है वो कर रहे थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, यानी कार्यवाही के दौरान मिस्टर यक्स ने क्या किया? मिस्टर एक्स एक्सेप्टेड अ ब्राइब फ्रॉम द अपोजिट पार्टी टू डिले द केस, यानी कि मामले में कि देरी के उन्होंने क्या किया? अपोजिट पार्टी से क्या ले लिया? रिश्वत स्वीकार कर लिया। ठीक है, स्वीकार कर लिया। इन द केस काजिंग सिग्निफिकेंट हार्म टू द मिस्टर वाई इंटरेस्ट, और इससे क्या हुआ? मिस्टर वाई को क्या हुई? हार्म हो रही थी उनके इंटरेस्ट की। मिस्टर एक्स फेल्ड टू इन्फॉर्म हिज क्लाइंट अबाउट द क्रिटिकल हियरिंग डेट लीडिंग एडवर्स जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एवर प्रॉब्लम सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि क्या किया? देखिए, रिश्वत ले लिया, उस कार्रवाई में देरी की, इससे वाई को क्षति हो रही है। तो ये क्या है? ये एक वायलेशन है रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स। ये क्या कर रहे हैं? अपना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ये क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं एक तरीके से, जो मिस्टर यक्स हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, वायलेशन ऑफ रूल मेड बाय द पार्लियामेंट, ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन द केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है? तो नेचर कैसा है? तो ये क्वाजी क्रिमिनल इन नेचर। कैसा है? क्वाजी क्रिमिनल इन नेचर। इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी यानी केवल 3 वाला सही है। अब पढ़िए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 लेबेड असर्शन एंड 1 लेब्ड रीजन, यानी कि एक कथन है, एक कारण है, तो आप उसको बताना है। द कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी इज रिलैक्सड इन पीआईएल केस, यानी कि लोकस स्टैंडी यानी कि सुने जाने का जो अधिकार की अवधारणा में जनहित याचिका में क्या की गई है? ढील दी गई, यानी कि रिलैक्स्ड किया गया है। दूसरा है, इसका रीजन क्या है? पीआईएल अलाउज पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दोज हु कैन नॉट
रिप्रेजेंट देमसेल्फ, यानी कि जनहित याचिका के मामलों में सुने जाने का अधिकार के उदाहरण में ढील दी गई। इसका कारण यह है कि जनहित याचिका किसी भी जनहितैषी व्यक्ति को उन लोगों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देती है जो खुद प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो क्या है, इसका ट्रूथ दोनों है। देखिए, ये कथन भी सही है कारण से, बट जो इसका कारण है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, डी सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि ठीक है, दोनों सही भी हैं और आर जो है वो इच करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है ए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 45 एज पर सेक्शन 2 क्लास 84 शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनीज इंक्लूड। तो शेयर की बात की कौन सा है, तो स्टॉक्स जो है वही शेयर है किसके सेक्शन 2 क्लास 84 के तहत। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, अगला प्रश्न हमारा है 46। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़े हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है पढ़ने में इनको। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द सिटी ऑफ सूरत नेम्ड यक्स, यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सूरत में, यक्स नाम से उसका क्या है, अधिनियमित है। ठीक है, हैज़ बीन डिस्चार्ज अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द नियर बाई रिवर, और क्या कर रही है, जो उसके मान लीजिए जो जो कचड़े अपशिष्ट जो अगर निकल रहे हैं वो बगल में एक नदी है उसमें क्या कह रहे हैं, बहा रहे हैं, जो कि एक तरह से वायलेशन है किसका, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। दिस है रिजल्टेड सीवर पोल्यूशन मेकिंग द रिवर वाटर अनसेफ फॉर द ड्रिंकिंग हार्मिंग। इसके वजह से क्या हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, पानी जो है पूरी तरह दूषित हो चुका है और वहाँ के जो निवासी हैं वो पूरी तरीके से नदी पर ही मतलब निर्भर है एक तरीके से, बट वो नदी का पानी क्या हो चुका है, दूषित हो चुका है। तो इसकी समस्या का सही आपको ऑप्शन चुनना है। इसमें अगर देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या एक तरीके के वायलेशन कर रहा है, किसका वायलेशन कर रहा है, इट इज़ द वायलेशन ऑफ सेक्शन 24 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पॉपुलरली नोन एज अम्ब्रेला ऑफ द लेजिस्लेशन। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कौन सा है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये कई सारे एक्ट का समूह है क्योंकि इसमें वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कई सारी चीज़ें सम्मिलित है, इसलिए इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन जो है वो कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद कौन सा है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड अंडर द सेक्शन 2 क्लास 1 डब्ल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डिस्क्राइबिंग द इंटरमीडिएरी, इंटरमीडिएट को डिस्क्राइब करते हुए सेक्शन 2 क्लास 1 डब्ल्यू में कौन सी चीज़ें हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो पहला, तीसरा और चौथा। पहला क्या है, साइबर कैप्स, तीसरा क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और चौथा क्या है, इंटरनेट सर्विस। तो तीनों चीज़ें शामिल है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बात करता है, कौन सा क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15 का थोड़ा ये आप देख लीजिएगा, ये कुछ इसमें इरेगुलरिटीज है हमको लग रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड अंडर डिफिनीशन ऑफ द एम्प्लॉयर गिवन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आई है 2020 में, उसमें एम्प्लॉयर की परिभाषा में कौन कौन लोग शामिल हैं, तो इसमें है ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, यानी कि जो कारखाने का अधिभोगी जो भी कहते हो आप उसको, कॉन्ट्रैक्टर, और कौन शामिल है, तो मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं शामिल है, बाकी तीन चीज़ें वो शामिल है एम्प्लॉयर की डिफिनीशन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। कौन सा कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत शामिल है, तो इसमें है सोशल सिक्योरिटी कोड में कौन कौन शामिल है, तो पहला यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, दूसरा है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, और चौथा है द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन, यानी कि केवल तीसरा पेमेंट बोनस एक्ट नहीं शामिल, बाकी ये तीनों शामिल है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन हमारा है
इसमें फिल करना है कि इसमें कहा है 53 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के न्याय निर्णय से किसकी स्थापना की गई है। क्या स्टेब्लिश किया गया है कि प्रोविजन डिस्प्यूट एक्ट के तहत, तो इसमें इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल जो है वो स्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बात की गई है, देखिए इसमें क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। क्या कहते हैं, लेबर कोड का ये क्वेश्चन है। XYZ टेक्सटाइल लिमिटेड एक कंपनी है, XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रिसेंटली टर्मिनेटेड 4 वर्कर विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कंपनी, यानी कि 4 वर्कर को उसने क्या कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है और उनको किसी भी प्रकार का कंपनसेशन नहीं दिया, यानी बिना कंपनसेशन दिए उनको नौकरी से हटा दिया गया है। द टर्मिनेशन वाज बिकॉज ऑफ द मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर, और टर्मिनेशन किस कारण हुआ है, इस वजह से हुआ है कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने क्या किया है, मिसकंडक्ट किया है। द कंपनीज इश्यूड अ सो कॉज नोटिस एंड डिसिप्लिनरी इंक्वायरी वाज आल्सो कंडक्टेड अगेंस्ट देम, और एक नोटिस भी सर्व हुआ था और डिसिप्लिनरी इंक्वायरी हुई, ये सब चीज़ें उसमें पाई गई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन द कमेटी ऑफ द सर्विस ऑफ द दीज एम्प्लॉयज वर टर्मिनेटेड, और इस वजह से वो टर्मिनेट हुए। द वर्कर क्लेम द रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन विच वाज रिजेक्टेड बाय द मैनेजमेंट, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं वो रिट्रेंचमेंट के लिए क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि उनको जो उसके लिए कंपनसेशन दिया जाए जो उनको रिट्रेंच किया गया है। एग्रीव्ड बाय द रिजेक्शन ऑफ द वर्कर है फाइल्ड ए कंप्लेंट, और जब वो रिजेक्ट होता है मैनेजर के पास पहले करते हैं तो मैनेजर रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद लेबर कोर्ट में लोग जाते हैं अंडर द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बेस्ड ऑन द एबव सिलेक्शन, करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो लेबर कोड में क्या कहता है, जब द टर्मिनेशन डज नॉट अमाउंट रिट्रेचमेंट हैंस नो कंपनसेशन, यानी कि जो लेबर कोड था उसने भी ये माना कि जो इनकी बर्खास्तगी हुई वो छटनी नहीं, इसलिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मालती सेल बिजनेस ओनर रन्स एंड ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर रिसेंटली, यानी कि जो मालती है एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, ठीक है, एंड ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर ये सब भी रन कर रही है। शी नोटिस्ड दैट हर वेबसाइट हैज़ बीन हैक्ड, उसकी वेबसाइट क्या हो गई, हैक्ड गई, एंड हर कस्टमर पर्सनल इंक्लूडिंग नेम एड्रेस एंड द पेमेंट डिटेल वाज स्टोलन शॉर्टली आफ्टर सम ऑफ हर कस्टमर रिपोर्टेड अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन ऑन दियर अकाउंट। मालती विशेष टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट, यानी कि उसका पूरी तरीके से हैक हो चुका है, उसकी कस्टमर की जो जानकारियाँ हैं वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, अनऑथराइज तरीके से जो हैकर्स हैं उनके द्वारा ली जा रही हैं। तो इसका क्लेम वो कहाँ कर सकती है, तो इसका क्लेम कर सकती है कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 66 ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में वो क्लेम कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, मिस्टर बी टोल्ड मिस्टर ए टू लीव द प्रीमाइसेज इन द ऑक्यूपेशन, लीव द, मिस्टर बी जो होते हैं टोल्ड मिस्टर ए, यानी कि मिस्टर बी जो हैं वो ए को बताते हैं, क्या बताते हैं कि वो मिस्टर बी टोल्ड मिस्टर ए टू लीव द प्रेमाइसेज इन ऑक्यूपेशन ऑफ मिस्टर ए, यानी कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए, मतलब कुल मिला के बी ने ए से कहा कि आप जहाँ रह रहे हो जिस प्रेमाइसेज में जिस ऑक्यूपेशन उसको छोड़ दो। वेन मिस्टर ए रिफ्यूज कर देते हैं उसको छोड़ने से, तो मिस्टर बी क्या करते हैं, कलेक्टेड सम हिज वर्कमैन हु मस्टर्ड अराउंड मिस्टर ए, यानी कि कुछ वर्कमैन को इकट्ठा करते हैं, यानी कि मतलब कि कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और मिस्टर ए को क्या करते हैं, इस तरीके से मिस्टर ए को धमकी देते हैं कि तुमको आधी गर्दन मोड़ देंगे। तो ये इसमें क्या हुआ, एक तरीके से जब उनको धमकी देते हैं कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रीमाइसेस को छुड़वाने के लिए, तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, असॉल्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, असॉल्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 किस बारे में बात करता है, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है मिस्टर जे नोइंग व्हाइल टेकिंग द लिफ्ट दैट ड्राइवर मिस्टर टी, लिफ्ट लेते समय मिस्टर जे नोइंग मतलब जान रहे थे इस बात को, व्हाइल टेकिंग द लिफ्ट दैट ड्राइवर मिस्टर टी, यानी कि जब मिस्टर टी जो ड्राइवर थे उनसे लिफ्ट लेते समय ये जान रहे थे कि दैट मिस्टर टी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एल्कोहल, यानी कि मिस्टर टी
जो है वो नशे में है, अपना दारू पी रखे हैं। कॉन्सिक्वेंटली कार मेट एन इंसिडेंट, यानी कि क्या होता है कि ये परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। मिस्टर जे गॉट इंजरी, यानी कि मिस्टर जे को चोट लग जाती है। एंड सी हैज फाइल केस फॉर द कंपनसेशन, अब वो केस फाइल कर रहे हैं कि मुझको कंपनसेशन दिया जाए। विच डिफेंस कुड नॉट क्लेम बाय, विच डिफेंस कुड बी क्लेम बाय मिस्टर डी, मिस्टर टी के द्वारा क्या क्लेम किया जा सकता है, कौन सा क्लेम जो है वो किया जाता है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी। सीधी सी बात है भाई, जब तुम जा रहे हो, बंदा दारू पिया हुआ है, उसकी गाड़ी कहाँ बैठ के जा रहे हो, तो कहाँ से तुमको कंपनसेशन मिलेगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी, क्योंकि आपने जानबूझकर ऐसा कार्य कृत्य किया है। ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी अगर आप जानते हैं, जानना चाहते हैं, इसका बीएनएस में भी प्रोविजन है। कौन सा सेक्शन है अभी जो नहीं आ चुकी है, सेक्शन 25, ठीक है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है 58। मिस्टर के इज ओनर ऑफ ए बिल्डिंग कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ द रूम्स एंड, मिस्टर के क्या करते हैं, इमारत के मालिक हैं जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, ठीक है। ए लार्ज नंबर रूम एंड हर ड्राइव कंसिडर इनकम, मैंने कि लेटिंग, यानी कि बहुत कमरों को उन्होंने रेंट पे देके बहुत सारे पैसे क्या कर रहे हैं, आय अर्जित की है, ठीक है। मिस्टर वाइज ओनर ऑफ एन एडजेसेंट कॉटन मिल, यानी कि एक कॉटन मिल उनके पास है, वाई के पास मालिक है, जिसे क्या किया गया है, मिस्टर वाइज ओनर ऑफ द कॉटन मिल विच इरेक्टेड आफ्टर ऑक्यूपेशन बाय मिस्टर के, यानी कि ये सब चीज़ें जो कमाए हुए हैं, जो उपजाए हुए हैं कॉटन मिल, मिस्टर के कब्जे के बाद बनाया गया था, ठीक है। के कब्जे के बाद ये मिल उनकी, के की जो इमारत थी, कब्जा हुआ था, उसके बाद उन्होंने मिल बनाई थी। तो मिल के शोर और धुएं के कारण कई कमरे जो हैं खाली रह जा रहे हैं, यानी कि मिस्टर के को नुकसान हो रहा है एक तरीके से, कई कमरे उनके रूम्स आर रिमेन वैकेंट, यानी कि मिस्टर के का रूम खाली रह जा रहा है क्योंकि कपास मिल में धुआं शोर हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप के को नुकसान हो रहा है। तो ये क्या कर सकते हैं, मामले के प्रासंगिक अपकृत्य की जांच के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रेसपास ऑफ द लैंड, न्यूसेंस, ये किसका केस फाइल करते हैं, किसका कर सकते हैं केस, तो ये किसका कर सकते हैं, देखिए इसमें न्यूसेंस भी हो सकता है, नेग्लिजेंट भी हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग, इसका करेक्ट ऑप्शन के बारे में आप लोग खुद से रिसर्च करिए, क्योंकि इसको अब हमें जो ऑप्शन हैं उसमें डैमेज साइन इंजूरिया, मतलब कई ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसलिए इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसका सही जवाब हमें नहीं पता है। देयर वाज ए कोलिजन बिटवीन टू, देयर वाज कोलिजन बिटवीन टू बसेस, यानी कि दो बसों के बीच क्या हो गई, ये टक्कर हो गई है, जिसमें क्या था, वन बस ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड अदर वाज प्राइवेट, एक सरकारी थी एक प्राइवेट थी। वेयर इन प्राइवेट बस वाज कमिंग फ्रॉम रॉन्ग साइड, और जो प्राइवेट बस थी, वेयर प्राइवेट बस वाज कमिंग फ्रॉम रॉन्ग साइड एंड गवर्नमेंट वाज कमिंग फ्रॉम रैशली, नाइदर शोइंग डाउन हिज बस आफ्टर सीइंग अदर बस वाज डिटरमाइनिंग ट्रेस। देखिए क्या हुआ, एक निजी बस है, एक सरकारी, देखिए और सरकारी बस जो है वो लापरवाही से आ रही थी, देखिए निजी बस गलत दिशा से आ रही थी और सरकारी बस जो थी वो लापरवाही केयरलेस ड्राइविंग कर रही थी। दोनों बस एक दूसरे को देखकर, दोनों ने अपनी, दोनों ने दूसरी बस को देखकर अपनी बस की गति धीमी नहीं की, यानी कि वो सोचे वो हटाएगा, ये सोचे वो हटाएगा, ठीक है, वही चक्कर था, ना वो हटे ना वो हटे, और दोनों में क्या हो गई, टक्कर हो गई। तो ये कैसी घटना है, तो ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, यानी कि दोनों की जो है गलती है, इसलिए कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है ये 59 में। 60 की बात करते हैं, द टर्म इनकम इज डिस्क्राइब अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में इनकम कहाँ डिस्क्राइब है, सेक्शन 2 क्लास 24, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिस्टर एक्स डिपोजिटेड RS 65,000 इन द टर्म डिपोजिट ऑफ 5 ईयर विथ पोस्ट ऑफिस avail tax deduction under the section 80, assuming Mr. X does not opt concessional tax regime under section 115 BSc of the income tax act 19 on the basis of the, देखिए ये क्वेश्चन भी हमें लीव करना, नहीं इसको हम लोग बता देते हैं आपको, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए मिस्टर, क्या करते हैं,
के धारा 80 के तहत कटौती का लाभ उठाने के डाकघर से 5 साल की सावधि जमा, यानी कि वो टैक्स इवेजन करने के लिए क्या करते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते हैं 65,000 रुपये, ठीक है, जमा किए। और वो क्या करते हैं कि वो जो यक्स आयकर अधिनियम की धारा 115 के तहत रियायती व्यवस्था का विकल्प नहीं, कि वो एक तरीके से टैक्स इवेज करते हैं, तो मिसटैक्स इवेज करते हैं, बट ऑप्शन क्या करते हैं दूसरा चूज करते हैं, तो इसके लिए क्या वो गिल्टी हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा मिस्टेक नॉट गिल्टी है द टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है, उन्होंने काला धन के रूप में नहीं रखा, उन्होंने अपने अकाउंट में जमा किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 क्लॉज ऑन द 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि पहला स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10A के तहत कृषि आयकर से क्या है, मुक्त है, एग्जम्प्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इन केसेस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जेप्शन लिमिट एंड एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5,000 इज डिटरमाइंड बाय द स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ द नॉन आर्टिकल इनकम विद द एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि गैर कृषि आय के मामले में गैर कृषि कर मूल छूट सीमा से अधिक है और कृषि आय 5,000 से अधिक है। जिसे गैर कृषि आय के साथ कृषि आय के आंशिक एकीकरण के बिना निर्धारित किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन सा कथन सत्य है, दोनों सही है कि एक सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बोथ यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। बोथ स्टेटमेंट आर राइट। ऑप्शन नंबर किस में है हमारे, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन था, तो अगर आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 63 मिस्टर जे अ बैंकर रिफ्यूजेज टू ऑनर चेक ऑफ मिस्टर एफ दो सी वाज हैविंग सफिशिएंट बैलेंस जेट it does not suffer any loss. Mr. F can file case under which scenario? यानी कि मतलब जो मिसेज जे बैंकर हैं जिन्होंने मिसेज एफ का चेक स्वीकार करने से मना कर दिया, यद्यपि मतलब कि मना कर दिया यानी कि पर्याप्त राशि भी थी मिस्टर एफ के अकाउंट में, फिर भी उनका चेक उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, और उसे मतलब मिस्टर एफ को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, फिर भी मिस्टर एफ के परिदृश्य के तहत क्या, यानी कि मिस्टर एफ के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस था, उसके बावजूद उनका चेक रिफ्यूज किया गया। भले ही मिस्टर एफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सी डॉक्ट्रिन है, तो इंजूरियस साइन डैमनन। आपने एसबी वर्सेस वाइट का केस भी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि इंजूरियस साइन डैमनम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 64 एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सबल बाय लॉ इज स्टेटेड टू बी वाइड, जो कि एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सबल बाय लॉ वाइड है, किस सेक्शन में कहा गया, सेक्शन 2 के क्लॉज जी में कहा गया है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ इनवैलिड गारंटीज कवर्ड अंडर सेक्शन, तो किस सेक्शन में कवर की गई है इनवैलिड गारंटी के लिए, तो 142 से 144 में कवर की गई है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 की बात करता है। देखिए ये 66 अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन देखिए आप पढ़ के बता देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ए रियल इस्टेट डेवलपर इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी, यानी कि एक रियल इस्टेट डेवलपर ए हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध किया किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। उसको क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट विद बी द ओनर ऑफ ए पीस ऑफ प्राइम लैंड फॉर द परचेज ऑफ हर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड दैट ए वुड पे 50 लाख इन एडवांस, 50 लाख एडवांस दे दिया, एंड द रिमेनिंग 1 करोड़ विद इन 6 मंथ, और रिमेनिंग बचा हुआ 1 करोड़ 6 महीने के अंदर देने का वादा कर दिया। इन रिटर्न बी एग्री टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द लैंड, रिटर्न में क्या किया, बी ने क्या कर दिया, उसको
प्रॉपर्टी और टाइटल सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, एग्री हो गया। हाउ एवर आफ्टर रिसीविंग एडवांस पेमेंट बी रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट द सेल डीड, मतलब एडवांस पेमेंट रिसीव भी कर लिए, एग्री भी हो गए, बाद में क्या हुआ, अग्रिम भुगतान के बाद भी बिक्री विलेय को निष्पादित करने से इनकार कर दिया। और क्या बोला, क्या बोलता है, एंड क्लेमिंग दैट सी रिसीव्ड अ बेटर ऑफर फ्रॉम अनदर बायर, और कहता है कि मुझको तुमसे बढ़िया एक ऑफर मिल गया है तो मैं उसको बेचूंगा, तुमको क्यों बेचूंगा। ये क्या करते हैं, ए डिमांडेड द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बट बी डिनाइज हिज क्लेम, करते हैं बट बी क्या करता है, डिनाई कर देता है। ए हैज फाइल्ड सूट अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ, ए कहाँ पर कोर्ट, किस कोर्ट में मामला फाइल करेंगे, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत क्या कर सकते हैं, मुकदमा जो है फाइल करते हैं। बिल्कुल भाई, क्योंकि आपने 50 लाख लिया और एग्री भी हो गए, तो आप जब एक बार आप एग्री हो गए और उस राशि को अगर रिसीव कर लिए हैं, डिस्प्यूट हो गया है, तो अगर आपको भले ही ऑफर मिल रहा है, बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी व्यक्ति के साथ किया है तो उसको आपको दे सकते हो। तो ए यहाँ पर सिविल प्रोसीजर में मुकदमा फाइल कर सकते हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 67, ए ट्रांसफर पीस ऑफ लैंड टू बी ऑन द कंडीशन दैट बी सेल नॉट ट्रांसफर द लैंड एनीवन एल्स, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं, करते हैं कि आप 10 साल तक किसी भी व्यक्ति को बेचोगे नहीं। इन दिस केस बी हैज नो राइट टू ट्रांसफर द लैंड समवन एल्स फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। तो ये किस तरीके की लिमिटेशन लगाई है, देख कंडीशनल लिमिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, सशर्त एक तरीके से सीमा का है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर आंसर, मिस्टर राजेश इश्यूज ए चेक ऑफ 50,000 to his supplier Mr. Sharma for the payment of goods purchased. When Mr. Sharma deposited the check, he returned the bank with the remark insufficient funds. Mr. J, सिंपल सी बात है, तो राजेश को बाद चेक दिया, बट चेक क्या हो गया, इनसफिशियंट पैसा उसमें नहीं था, इसलिए चेक बाउंस हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ लॉ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसको चुनना है, तो आपको इसका ऑप्शन आपको कौन सा चुनना है, इसका ऑप्शन क्या है, तो ए कंप्लेंट राइटिंग मेड बाय ए कंप्लेंट राइटिंग इनटू मेड बाय शर्मा इन द कोर्ट विद इन द किसके 1 महीने के अंदर उसको चेक जो डिसऑनर हुआ है उसके लिए क्या करेंगे, कंप्लेंट कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। सेक्शन उसके बाद अगला क्वेश्चन 69, रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, किसमें कहा गया है, तो सेक्शन पर्टिकुलर्स एज पर सेक्शन, इसका सीधा आप याद कर लेंगे सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन 117 क्लास 2 है इनकम टैक्स एक्ट का। अगला क्वेश्चन है, हाउ एवर द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्फोर्स, यानी कि अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली कैसे की जाती है, तो इसके लिए कहाँ पर प्रोविजन किया, तो इसका ऑप्शन सी, अ पर्सन इज इंटाइटल टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड, किसमें, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत रिकवरी आप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, विच सेक्शन ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या है कि संविदा का जो कानून है कौन सी धारा प्रभावित करती है, कि जो प्रपोजल होता है किसी भी समय प्रस्तावक के विरुद्ध उसकी स्वीकृति की संसूचना जो है पूर्ण से पहले रद्द किया जा सकता है, उसकी कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5 है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 गवर्नमेंट्स कैन एक्वायर लैंड फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पज, प्रोजेक्ट फॉर फैमिलीज अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, फॉर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी इसका तीनों ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सब सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 इन इंडिया हैज रिप्लेस्ड विथ अर्लियर लेजिस्लेशन, तो किसको रिपील कर दिया है, तो जो लेजिस्लेशन 1894 में बना था उसको रिपील कर दिया, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 74, जो कि थोड़ा बड़ा है बट हम आपको समझाएंगे जरूर, क्योंकि भले ही हम लोग अभी 74 नंबर पर पहुंच चुके हैं, तो लेकिन हमको पूरा 100 क्वेश्चन करके ही रुकना है, तो अगर आप लोग थक गए हो तो बता दीजिए, लेकिन हम इसको बिना ख़त्म किए हुए नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 74, सेक्शन 74 करता है कि सोहम एन इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर, या क्या है, एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर है, किस नाम से, उसने एक मोबाइल ऐप लिट लाइफ के नाम से बनाया है, प्रोवाइड
पर्सनलाइज्ड फिटनेस प्लान, यानी कि उसमें क्या करता है, फिटनेस प्लान प्रदान करता है। उन्होंने ट्रेडमार्क कानून के तहत ही रजिस्टर द एप्स नेम ऑफ लोगो अंडर द ट्रेडमार्क लॉ एंड कॉपीराइट एप सोर्स कोड सब में उन्होंने कर दिया है। हाउ एवर विद इन 6 मंथ आफ्टर द लॉन्च सोहन, यानी कि जो उन्होंने अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया लिट लाइफ के नाम से, उसको अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया, ट्रेडमार्क भी कराया, कॉपीराइट सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन क्या होता है कि 6 महीने के अंदर सोहन पाता है कि एक सेम एप्लीकेशन लिट लाइफ के नाम से LIF इसने लिखा है और जो अगला है LY लिखा है, ठीक है, विद सिमिलर लोगो सिमिलर फीचर मार्क बाय द लार्ज कंपनी। सोहन बिलीव दैट द competing app copied element of his source code intentionally used the confusingly similar name logo means, यानी कि वो भी सेम चीज़ को यूज कर रहा है, भ्रम उसके जो मान लीजिए उसके जो कस्टमर्स हैं उनको भ्रमित कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ पर, तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि अंडर द ट्रेडमार्क ला सोहन क्लेम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फॉर द यूज ऑफ द सिमिलर नेम लोगो बाय द कंपीटिंग ऐप, तो बिल्कुल कर सकता है इसका ऑप्शन, लेकिन अगर कर तो सकते हैं बट उनको साबित करना पड़ेगा हाँ ये भ्रामक है और एक समान है, तो यस ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं लोग। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर द लिटरेरी वर्क इन द इंडिया, लिटरेरी वर्क के प्रोटेक्शन के लिए कितना है साहित्यिक कॉपीराइट संरक्षण की अवधि क्या है, कॉपीराइट की अवधि क्या है, 60 साल है। और लेखक के जीवन के अलावा भी 60 साल है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 31 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 रिलेटेड टू, किससे जुड़ा हुआ है, तो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही है। अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अब ज़्यादा वैसे क्वेश्चन है नहीं ज़्यादा बड़े। तो इन विच केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी वेव्ड। आप फंडामेंटल राइट को क्या कर नहीं सकते हैं, वेव नहीं कर सकते हैं। वेव का मतलब होता है ये आप ये नहीं कर सकते हैं, हम फंडामेंटल राइट हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है, आपको चाहिए भले नहीं लेकिन आपको मानना पड़ेगा, आपको उससे आप बच नहीं सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा केस है, बसवेश्वर नाथ वर्सेस IT कमिश्नर केस है, बसवेश्वर नाथ IT कमिश्नर, ऑप्शन नंबर सी। बाय विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्लॉज 4B इंसर्टेड इनटू द आर्टिकल 16 के में क्लॉज 4B कब ऐड किया गया था, तो 81st अमेंडमेंट के द्वारा। इसका ऑप्शन डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द 106th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट कौन कौन सी चीज़ें सही है, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि 79 में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं, तो लगभग मोर देन वन ऑफ द एबव है, इसलिए इसके क्वेश्चन को आप 1/6 अमेंडमेंट देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 80 है। 80 में बात की गई पार्लियामेंट इनेक्ट फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 इंक्लूड, तो इसके कुछ सेक्शन हैं, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट शैल बी सबमिटेड टू द, यानी कि जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसको रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं, किसको, शैल बी, स्टेट की बात हो रही है, स्टेट वाले सबमिट करते हैं किसको, गवर्नर को और वहाँ पे प्रेसिडेंट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट, कौन सा आर्टिकल है, ये तो आप अगर भूल गए समझ लीजिए आपको संविधान पढ़ना बेकार हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 129, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन विच केस वाज रजिस्टर्ड सोसाइटी हेल्ड टू बी एन अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ द आर्टिकल 12, यानी कि रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है वो स्टेट है, किसके, किस मामले में, पंजीकृत सोसाइटी, यानी कि जो कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसको स्टेट के तहत माना गया था, तो किस केस में माना गया था, तो वो केस था अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब का केस था। 83 84 क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंसर्ट्स प्रोविजन रिलेटेड टू द GST कब ऐड हुआ था, तो 101 अमेंडमेंट, इसका ऑप्शन भी सही है। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आइदर प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कहाँ इम्पीचमेंट कौन कर सकता है, दोनों, बोथ हाउसेस, आइदर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी।
भारतीय न्याय संहिता 2027 कंसिडर क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स का किस सेक्शन में है? तो क्रिमिनल फोर्स हमारा सेक्शन, कौन सा सेक्शन है क्रिमिनल फोर्स का? 228 में है। व्हेन इट इज इंटेंशनली विदाउट कंसेंट काजिंग इंजरी फियर, इसको आप देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 87 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता 2027 विच व्हाट द मैक्सिमम फाइन फॉर द मेकिंग यूजिंग डॉक्यूमेंट रिजेंबल करंटली नोट ऑफ बैंक, तो इसका कितना फाइन है? तो 300 रुपीज़ फाइन है। अगर आप क्या कर सकते हो, मेक कर रहे हो, काउंटरफीट कर रहे हो किसका? नोट्स का, 300 रुपीज़ का फाइन आपको देना पड़ जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2000 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड द वॉलंटरी काजिंग डेथ और एनी अदर हार्म और रॉन्ग डूअर ऑन विच ऑफ द ऑफेंस कमिटेड अटेम्प्टिंग टू कमिट, तो रॉबरी और हाउस ब्रेकिंग दोनों, ठीक है। रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट, ठीक है। इनमें आप क्या कर सकते हो? मर्डर कर सकते हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है प्राइवेट डिफेंस, तो आप इस हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, लगभग 40-45 मिनट का वीडियो है, जिसमें हमने पूरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस कवर किया है, तो उससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश इज हीटेड आर्गूमेंट विद द सुनील स्ट्राइक हिम विद हैवी आयरन रॉड एंड blow fractures Sunil's arm in unable to use it several six. The medical report confirmed that the fraction amount grievous hurt. Which of the following offense राजेश committed? तो राजेश क्या किया है? यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है, इसमें राजेश ने सुनील के साथ तीखी बहस में उसको लोहे की छड़ी से मार दिया। इस वार से क्या होता है? सुनील का हाथ टूट जाता है और कई हफ्तों तक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और मेडिकल रिपोर्ट पुष्टि करती है कि फ्रैक्चर जो है गंभीर चोट के बराबर है। राजेश ने कौन सा अपराध किया है? तो इसने क्या किया है? ग्रीवियस हर्ट। कौन सा अपराध किया है? ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 3 अंडर सेक्शन, ये ग्रीवियस हर्ट तो है ही है, लेकिन इसने अटेम्प्ट भी किया है कल पे, क्योंकि भले इंटेंशन नहीं था। इसका ऑप्शन, एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन आप अभी सी को भी हो सकता है, इसका ए भी हो सकता है, तो एक दो ऑप्शन से ज़्यादा, मोर देन वन ऑफ द अबव इसमें सही है, ठीक है। अमित इंटेंडिंग टू कॉज डेथ विजय अटैक हिम टू नाइफ, यानी कि अमित क्या करते हैं? विजय की हत्या करने के इरादे से अमित ने उस पर चाकू से हमला किया, ठीक है। विजय सब्सटेंस सेवर, गंभीर चोटें आई, ऑन डाइज ऑन द स्पॉट। इन्वेस्टिगेशन रिवेल दैट, देखिए ये भाई मर्डर वाला मैटर है। इसमें देखिए विजय की हत्या करने के इरादे से अमित ने चाकू से हमला किया, विजय गंभीर चोटें और उसकी मौके पर क्या हो गई? मौत हो गई। जांच से पता चला कि लाइकली टू कॉज डेथ, अमित यह जानते हुए कृत्य किया था कि उसकी मौत के सबूत नहीं थे। तो इसमें कौन सा है ऑप्शन सही है? तो इसमें क्या है? गैर इरादतन हत्या, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सेक्शन 304। अगला क्वेश्चन है 91, विच आर्टिकल डील्स विद द पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट। पावर प्रिविलेज इम्यूनिटीज कौन डील करता है? तो सेक्शन 105, ये तो आप जानते ही हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला है पनिशमेंट फॉर रेप इन केसेस। रेप का पनिशमेंट कहाँ दिया गया है? बीएनएस में अगर अंडर एज ऑफ 60 और 12 ईयर, तो इसके बारे में पनिशमेंट कहाँ दी गई है? सेक्शन 65 में दी गई है, ठीक है। रेप की पनिशमेंट 64 में, लेकिन अगर आप रेप किसी वुमेन के साथ कर रहे हैं जो कि अंडर 16 और 12 ईयर एज है, तो उसके आप में पनिशमेंट कितनी है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 20 ईयर। इसको आप देख लेंगे सेक्शन 65। और न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग कहाँ पर है? सेक्शन 304 में। 303 में क्या है? चोरी है। 304 में स्नैचिंग है। इसका ऑप्शन सी सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पटेल, इन स्टेटमेंट को आपको पढ़ना, इसका आंसर देना है। तो इसमें देखिए दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ के नहीं सुनाएंगे यहाँ। दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीएनएसएस इंट्रोड्यूस द प्रोविजन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया वेयर ऑफेंस इज कमिटेड नोन है जीरो एफआईआर, कि आप कोई एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर आपके पास आए, भले ही घटना आपके क्षेत्र में घटी है नहीं घटी, उसको क्या कहेंगे? जीरो एफआईआर। सेक्शन 90 मतलब क्वेश्चन 95, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएनएसएस मैंडेट फोरेंसिक टीम टू विजिट क्राइम सीन कलेक्टिव एविडेंस ऑफेंसेस विद द, यानी कि 7 साल से ज़्यादा पनिशमेंट कोई ऑफेंस है तो वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए फोरेंसिक टीम जाएगी। इसका ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन? बी सही है, 7 साल। विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस अलाउ ट्रायल इन अब्सेंसिया ऑफ द प्रोक्लेम्ड एविडेंस? प्रोक्लेम्ड एविडेंस भगोड़ा जो है वो उपस्थित नहीं हो रहा है कोर्ट में, फिर प्रोसीडिंग हो जाएगी। नया प्रोविजन है सेक्शन 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस फैसिलिटेट ट्रायल्स एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड? कौन सा सेक्शन जो प्रोवाइड करता है कि सुनवाई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन है? सेक्शन नंबर 530। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस रिपीट द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड? यानी कि बीएनएसएस ने कौन सी धारा को रिपील, बीएनएसएस की कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निरस्त करती है? तो इसका लास्ट सेक्शन है 531 में कहा गया है कि अब से सीआरपीसी खत्म, अब से बीएनएसएस चालू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे और इसका आंसर लगाएंगे। अमित और रानी कीमती सामान चुराने की इरादे से रात में एक घर में घुसने का फैसला करते हैं। अमित और रानी डिसाइडेड टू ब्रेक इनटू द हाउस एट द नाइट व्हाइल इंटेंड टू स्टीलिंग वैल्यू, यानी कि चुराने के इरादे से, ठीक है, कीमती सामानों को चुराने के इरादे से घुस गए। दे यूज क्रोबार, क्रोबार का मतलब होता है लोहे की छड़, टू फोर्स अपन द डोर, दरवाजा खोलने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल करते हैं। बट देयर फॉर दे कैन टेक बट बिफोर दे कैन टेक एनीथिंग द ओनर ऑफ द हाउस विक्रम अनएक्सपेक्टेडली अराइव होम, यानी कि वो कुछ कर नहीं पाए थे, कुछ ले नहीं पाए थे, तभी अनएक्सपेक्टेडली जो हाउस का ओनर विक्रम था वो क्या हो गया? घर में घुस जाता है। अमित रानी पैनिक एंड रन अवे विदाउट स्टीलिंग, अमित और रानी भाग जाते हैं बिना कुछ चुराए हुए। द पुलिस अरेस्ट देम द फॉलोइंग मॉर्निंग, यानी कि अगली सुबह की गिरफ्तारी हो जाती है। ऑन बेस्ड ऑन द कंप्लेंट फ्रॉम विक्रम की कंप्लेंट की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस अंडर द बीएनएस हैव बीन अमित और रानी कंप्लेंट? भले ही कुछ चुराया नहीं, भाग गए, पकड़ लिए गए। कौन सा ऑफेंस किए हैं? क्या किए हैं? हाउस ट्रेसपास। क्या किए हैं? हाउस ट्रेसपास विद द इंटेंट टू कमिट थेफ्ट, गृह अत्याचार किए हैं। किसको? चोरी करने की इरादे से। तो ये 100 के 100 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन जो थोड़ा उनके ऑप्शन सही नहीं थे या एक से ज़्यादा ऑप्शन थे, उनको आप लोग देख लेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।